पॉज। हाँ भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके हेमिक्वाड्रेटा के बारे में। तो हेमिक्वाड्रेटा के लक्षण तो कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, हेमिक्वाड्रेटा को हम डिवाइड करते हैं दो वर्गों में। कितने वर्गों में? दो वर्गों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एंटेरोन्यूस्टा and second is टेरोब्रैंकिया। ठीक है, इसे हमने दो भागों में, आई मीन टू से दो वर्गों में से हमने विभाजित किया है। अब जो चीजें हमने इसमें पढ़ी थी वही चीज अब हमें इसमें 1 बाय 1 स्टडी करना होगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एंटेरोन्यूसेप्टा। ये एकांकी होते हैं। कैसे होते हैं? एकाकी। एकाकी से मतलब है सॉलिटरी एनिमल है, ये एक ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते हैं ये। ठीक है, ये एकाकी जंतु होते हैं और इन्हें हम एकॉर्न वर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एकॉर्न वर्म के नाम से जानते हैं इसे हम। ये बिलकारी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बैलेनोग्लोसिस की, तो बैलेनोग्लोसिस किस में आएगा आपका एनिमल? बैलेनोग्लोसिस आता है आपका एंटेरोन्यूसेप्टा में। ठीक है ना, एंटेरोन्यूसेप्टा में जब ये आएगा तो ये इसमें भी बताया गया है कि ये किस में रहता है? एक यू आकार के बिल बनाकर रहता है। ठीक है ना, इसीलिए कहा गया है कि ये कैसा है? बिलकारी जंतु होता है, बिल बनाकर रहता है। ये आकार में 9 से 45 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, ये पत्थरों व चट्टानों के बीच निवास करते हैं।
ठीक है। देखिए, और आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये भाई हमेशा कैसे रहेगा, यू आकार के बिल बना के रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ कास्टिंग। कास्टिंग मीन क्या होता है, ये जो भी चीज खाएगा उसको हमेशा अपनी विष्ठा के रूप में निकालता है ना, तो यहाँ पर ये विष्ठा दिखाई गई है, ये कास्टिंग का रूप जो है दिस इज अ विष्ठा। ठीक है ना, ये बेलेनोग्लोसिस का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसे कहाँ पर निकाल देता है, बाहर, और इसमें मिट्टी थोड़ी मिली हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, सेकंड ईयर बना लिया डायग्राम। देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका बेलेनोग्लोसिस का। ठीक है ना, जब हम बात करें बेलेनोग्लोसिस की तो इसका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है। सबसे ऊपर की तरफ प्रोबोसिस, उसके नीचे कॉलर, देखिए दिस इज अ प्रोबोसिस, उसके नीचे कॉलर, और कॉलर के नीचे का संपूर्ण शरीर ट्रंक कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाया जाता है। और इस ट्रंक में क्या चीज उपस्थित होती है आपकी, सेंट्रल विंग, ब्रैंकियोस जेनेटल रीजन, हेपेटिक हेपेटल रीजन, और साथ में एब्डोमिनल क्षेत्र भी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, वहीं जब हम बात करें इसके इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन छिद्रों की मदद से ये हमेशा श्वसन की प्रक्रिया करता है। किसकी प्रक्रिया करता है, ये श्वसन की प्रक्रिया किया करता है अपने उन्हीं छिद्रों की मदद से। और ये कैसे होते हैं जंतु, ये बिलकारी जंतु हुआ करते हैं। ठीक है, और जिनकी आहार नाल भी आपके यू आकृति की देखने को मिलेगी, या तो सीधी होगी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, या फिर यू आकार की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बना लिया ना। चलिए
हाँ भाई, जब हम बात करें आपके हेमिकोड्रेटा के दूसरे वर्ग टेरोब्रैंकिया के बारे में, तो इससे पहले जब हमने वर्ग की बात की थी तो वो बिलकारी होते थे, है ना। लेकिन ये जंतु जो हैं ये बिलकारी ना होकर स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं, मतलब सेसाइल। सेसाइल मतलब होता है स्थानबद्ध, एक ही जगह चिपके रहने वाले होते हैं, ठीक है। इनमें, इनके शरीर में ऊपर की तरफ टेंटिकल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इनमें? टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स हेल्प करते हैं हेल्प इन न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हेल्प इन न्यूट्रिशन से मतलब पोषण को पकड़ने में ये हमेशा से इनकी मदद किया करते हैं, ठीक है। वहीं इनमें अगर हम बात करें टेंटिकल्स की, तो यहाँ पर इनमें क्या उपस्थित होती है? एक शील्ड भी उपस्थित होती है। इनमें जो गिल्स जो होते हैं, गिल्स विकार, ठीक है, तो इनमें गिल्स की संख्या जो है वो 2 होती है, या फिर जनरली ये अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं इनमें गिल्स, ठीक है। इनमें यही डिफरेंस रहता है। ये क्या है मैम? मैम सेंट्रल विंग से जो ये क्या निकल रही है, सेंट्रल विंग कब आया है? ये क्या काम करती है? सेंट्रल विंग से जो निकल रही है लाइन, अच्छा हाँ बेटा, ये तो इसको डाइसेक्ट करके दिखाया गया है, ये डायग्राम जो है ना बेलेनोग्लोसिस का, ठीक है। तो इनमें ये सब चीजें ना डाइसेक्ट करके दिखाया गया था, उतना ही पोर्शन जिसमें वो अंदर की चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे ब्रैंकियोजेनिटल रीजन दिखाई दे रहा है ना इसमें, और मिड डॉर्सल ब्रिज जो दिखाई दे रही है वो इसको डाइसेक्ट करने के बाद दिखाई दे रही है, ठीक है ना। बेलेनोग्लोसिस को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो हमें इसी प्रकार की ये चीज दिखाई देंगी, ठीक है। चलें, यहां कंप्लीट होता है अब आपका हेमिकोड्रेटा। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्पंजों में नाल तंत्र का उद्विकास। स्पंजों में नाल तंत्र का उद्विकास। आप जानते हैं स्पॉन्जिस की जब हम बात करते हैं क्लास, तो उसमें नाल तंत्र जो है वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एस्केनोइड, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड, ठीक है। इसमें जो नाल तंत्र उपस्थित होते हैं ये जनरली 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, एस्केनोइड,
क्लास जब हम बात करें इन तीनों नाल तंत्रों में क्या डिफरेंस रहता है, तो इनमें सबसे सरल प्रकार का जो नाल तंत्र माना गया है वो होता है आपका एस्केनॉइड नाल तंत्र, ठीक है ना। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो है सबसे मतलब बहुत सरल प्रकार का नाल तंत्र होता है। वहीं सबसे जटिल प्रकार का जो नाल तंत्र माना गया है वो होता है आपका ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम, ठीक है। चलो मैम डायग्राम बना सकते हैं ना अभी। चलो ठीक है, देखिए क्लास जब आप बात करते हैं हम वैसी बात कर लेते हैं। चलो स्पॉन्जेस जो हैं किस संघ में आते हैं ये बताएं, किस संघ में आता है स्पॉन्ज? हाँ सौरभ किस में आता है? वेरी नाइस, पॉरीफेरा में आता है। क्यों पॉरीफेरा में क्यों आता है, ऑर्थ्रोपोड में क्यों नहीं आ जाता? क्या पाए जाते हैं? हाँ इसकी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं। देखिए अगर मैं इस पॉरीफेरा टर्म को दो भागों में विभक्त करती हूँ तो मुझे दो शब्द दिखाई देंगे, पॉरी और फेरा। पॉरी मतलब होता है छिद्र, ठीक है। फेरा मतलब होता है बियर, बियर मतलब धारण करना, मतलब ये अपने शरीर पर छिद्र उपस्थित होते हैं, छिद्र धारण किए रहते हैं। और इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, है ना। ऑस्टिया या फिर ऑस्टियम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये ऑस्टिया जो है इसका मतलब है ये है बहुवचन, ज्यादा छिद्र उपस्थित है तो हम उन्हें बोलेंगे ऑस्टिया, और अगर एक ही छिद्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक है ना। तो ये एक वचन और बहुवचन का ही अंतर है, दोनों ही टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है छिद्र, ठीक है ना। छिद्र को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। तीनों नाल तंत्र के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। मैम कट कर दीजिए।